तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने जो फिटर थ्योरी को चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने सीट मेटल तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्जिंग। अब फोर्जिंग क्या रहता है, फोर्जिंग के द्वारा हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर्जिंग क्या होता है और फोर्जिंग के लिए किस किस टूल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है फोर्जिंग? अब फोर्जिंग क्या रहती है फ्रेंड्स, तो इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है फोर्जिंग एक प्रकार की कार्यविधि है। क्या है? कार्यविधि है जिसमें धातु को लाल सुरख गर्म करके प्लास्टिक अवस्था में लाकर हथौड़े या पावर हैमर अथवा फोर्जिंग मशीन द्वारा चोट लगाकर किसी निश्चित आकार में लाने की विधि को फोर्जिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, फोर्जिंग हमारी क्या है कि फोर्जिंग हमारी वह प्रोसेस है जिसमें हम धातु को लाल सुरख गर्म करके, मतलब धातु को लाल सुरख गर्म कर लेंगे पहले हम, उस मतलब प्लास्टिक अवस्था में लाकर, मतलब पिघलने से पहले की अवस्था में लाकर हथौड़े या पावर हैमर, मतलब हमारा हथौड़ा हुआ या पावर हैमर अथवा फोर्जिंग मशीन द्वारा चोट लगाकर जिस आकार में हम उसे बनाना चाहते हैं उस आकार में लाने की जो विधि है उसको क्या बोलते हैं? फोर्जिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फोर्जिंग आपको समझ में आ गया हो। फोर्जिंग में कुछ नहीं रहता है फ्रेंड्स, हमारा जॉब रहता है उसको लाल सुरख हम गर्म करके और उस पर हथौड़े या पावर हैमर से चोट लगाकर जो भी आकार हम चाहते हैं उस आकार में लाने को ही फोर्जिंग कहा जाता है। अब फोर्जिंग के भी प्रकार रहते हैं, तो फोर्जिंग के क्या क्या बोल रहा है, फोर्जिंग के प्रकार में बोल रहा है फोर्जिंग तीन प्रकार की होती है। जो फोर्जिंग रहती है वो तीन तरीके से की जाती है। पहली है हमारी हैंड फोर्जिंग। क्या बोल रहा है? हैंड फोर्जिंग में जॉब को गर्म करने के बाद एनविल पर रखकर हैंड फोर्जिंग टूल की सहायता से फोर्जिंग कार्य किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हैंड फोर्जिंग में कुछ नहीं होता है। जैसे हमारा जॉब रहता है तो जॉब को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो हमारा एनविल रहता है, एनविल पर रखकर फ्रेंड्स मतलब हम हमारा हथौड़ा या जिस हथौड़े से चोट लगाकर उसको जिस आकार में लाना होता है उसको ले आते हैं। तो वो हो गई हमारी हैंड फोर्जिंग। अब दूसरी आ जाती है हमारी क्या, मशीन फोर्जिंग। अब मशीन फोर्जिंग क्या रहती है? बोल रहा है मशीन फोर्जिंग में पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन का प्रयोग करके जॉब पर फोर्जिंग कार्य किया जाता है। तो जो मशीन फोर्जिंग रहती है उसमें पावर हैमर, अब पावर हैमर क्या रहते हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े हैमर रहते हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं या फोर्जिंग मशीन का प्रयोग करके जॉब पर फोर्जिंग कार्य किया जाता है। तो पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मशीन फोर्जिंग। थर्ड आ जाता है ड्राफ्ट फोर्जिंग। अब ड्राफ्ट फोर्जिंग क्या रहता है, तो बोल रहा है इस विधि में जॉब की फोर्जिंग डाई द्वारा की जाती है। जो ड्राफ्ट फोर्जिंग रहती है उसमें जॉब की फोर्जिंग किसके द्वारा की जाती है? डाई के द्वारा की जाती है। इस विधि में जॉबों को एक्यूरेसी में फोर्ज किया जाता है। जो ड्राफ्ट फोर्जिंग रहती है उसमें जॉब को कैसे किया जाता है, मतलब एक्यूरेसी बिल्कुल परिशुद्धता में फोर्ज करते हैं। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही आकार के जॉब अधिक मात्रा में बनाने हो, मतलब फ्रेंड्स मास प्रोडक्शन। जब एक ही आकार के जॉब बार बार बनाने हो तो वहां पर किस फोर्जिंग का यूज करेंगे? ड्राफ्ट फोर्जिंग का। नोट क्या बोल रहा है, फोर्जिंग किसी भी विधि द्वारा की जाए, सभी विधियों में धातु को पहले प्लास्टिक अवस्था में लाया जाता है। मतलब जो हमारी फोर्जिंग प्रोसेस रहती है वो किसी भी विधि से की जाए, चाहे वो हैंड फोर्जिंग से की जाए, मशीन फोर्जिंग से या ड्रा फोर्जिंग से, सभी विधियों में क्या कर रहे हैं, धातु को पहले प्लास्टिक अवस्था मतलब पिघलने से पहले की अवस्था में लाएंगे, तभी उस पर फोर्जिंग कार्य किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फोर्जिंग तापमान। फोर्जिंग तापमान क्या रहता है, तो बोल रहा है जिस तापमान पर धातु गर्म होने पर प्लास्टिक अवस्था में बदल जाती है, मतलब प्लास्टिक अवस्था मतलब पिघलने से पहले की अवस्था, उसे फोर्जिंग ताप कहते हैं। फोर्जिंग तापमान धातु में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। जो फोर्जिंग तापमान रहता है, जो अब हमारी धातु रहती है तो उसमें जो कार्बन रहता है उस पर डिपेंड करता है। नोट क्या बोल रहा है, 1.7% तक कार्बन वाली स्टील की फोर्जिंग की जा सकती है। मतलब जिस स्टील में 1.7% तक कार्बन होगी उसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं। 1.7% से जैसे ही ऊपर जाएगा उसकी हम फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है, यदि धातुओं को कम गर्म करके, यदि धातुओं को कम गर्म करके हम फोर्जिंग करेंगे तो हमारी धातु क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। अगर हम जैसे फ्रेंड्स कोई भी धातु रहती है तो उसका एक स्टैंडर्ड तापमान रहता है। अगर जैसे हम फोर्जिंग करेंगे, अगर हमने धातु को कम गर्म किया है और अगर हम उस पर हैमर वगैरह मारेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी धातु क्रैक हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, यदि धातु को कम तापमान पर गर्म किया जाता है तो धातु क्रैक हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि धातु को अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो धातु की सतह पर पपड़ी स्केलिंग बन जाती है। यदि हम धातु को अधिक तापमान पर गर्म, मान लीजिए हम उसके
जो टेम्परेचर रहता है उससे अधिक तापमान पर गर्म कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस जो हमारा धातु रहेगा उसकी सतह पर क्या बन जाएगी, पपड़ी, मतलब जो सफेद सफेद सी परत बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं, मतलब स्केलिंग बन जाती है। तो ऐसा करता हूँ फोर्जिंग तापमान आपको समझ में आ गया होगा। अब आ रहा है विभिन्न धातुओं का फोर्जिंग तापमान। तो हमारी अलग अलग धातुएं रहती हैं, उनका अलग अलग तापमान रहता है, किस धातु के लिए कितना फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो फोर्जिंग तापमान आपको दिखाए गए हैं, ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। क्या बोल रहा है, विभिन्न धातुओं का फोर्जिंग तापमान, धातु फोर्जिंग तापमान। तो क्या बोल रहा है, लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना रखा जाता है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी कौन सी है हमारी, लो एलआई स्टील, लो एलआई स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान कितना रखा जाता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए कितना रखा जाता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई स्पीड स्टील के लिए कितना रखा जाता है, 950 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। पिटवा लोहा रॉट आयरन के लिए कितना रखा जाता है, 850 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। मीडियम कार्बन स्टील के लिए कितना रखा जाता है, 750 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। पीतल तांबा कांसा के लिए कितना रखा जाता है, 550 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए कितना रखा जाता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 830 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी धातुएं और ये था उनका फोर्जिंग तापमान, कि किस धातु को किस तापमान तक फोर्जिंग करना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे धातुओं के फोर्जिंग तापमान। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आ रहा है, नोट क्या बोल रहा है, ये दो स्पेशल नोट लिखे हैं, नोट पर आपको विशेष फोकस करना है। बोल रहा है फोर्जिंग शॉप में भारी फोर्जिंग के लिए, मतलब भारी फोर्जिंग हैवी फोर्जिंग हमें करनी है, तो 2 से 10 kg भार का हैमर, स्लेज हैमर प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हमें भारी जॉबों की फोर्जिंग करनी है तो हम किस हैमर का यूज करेंगे, स्लेज हैमर, और उसका वजन कितना रहता है, 2 से 10 kg का। नोट क्या बोल रहा है, सेकंड, फोर्जिंग शॉप में प्रयोग होने वाले हैंड हैमर का वजन, जो फोर्जिंग शॉप में हैंड हैमर यूज किए जाते हैं उनका वजन कितना रहता है, 1/2 से 1 kg, मतलब 500 से 1 किलोग्राम तक उनका वजन होता है। जो फोर्जिंग शॉप में हम हमारे हैमर का यूज करते हैं, तो उसके लिए वजन कितना होना चाहिए, 500 से 1 किलोग्राम तक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है फोर्ज, फोर्ज मतलब भट्टी। तो फ्रेंड्स क्या रहता है, अब कोई भी जॉब है हमें उस पर फोर्जिंग करनी है, तो हम उसको गर्म कहाँ करेंगे, भट्टी में ही गर्म करेंगे। तो वही हम बोल रहा है कि भट्टी कौन कौन सी रहती है। तो बोल रहा है यह एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें जॉब को रखकर गर्म किया जाता है, भट्टी रहती है, भट्टी में ही हम जॉब को गर्म करते हैं। फोर्ज निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। अब फोर्ज भी कितने प्रकार की रहती है, 2 प्रकार की। तो पहली फोर्ज कौन सी है हमारी, पोर्टेबल फोर्ज। पोर्टेबल का मतलब रहता है फ्रेंड्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सके। तो क्या बोल रहा है, इसको हैंड फोर्जी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैंड फोर्जी भी बोलते हैं। यह प्रायः माइल्ड स्टील की प्लेट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की प्लेट से। इसकी बनावट में 4 टांगों वाला एक स्टैंड होता है, जिस पर चौकोर या गोलाकार की सीट का बॉक्स लगा होता है। हैंड फोर्ज में हवा के लिए हैंड ब्लोअर भी लगा होता है। जो हैंड फोर्ज में हवा के लिए क्या लगा रहता है, हैंड ब्लोअर भी लगा रहता है। फ्रेंड्स आपने ये जो हमारी पोर्टेबल फोर्ज है इसको आपने देखा होगा, जैसे हमारा, जैसे वो चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, वो एक हाथ से उसको चलाता है, तो उसमें मतलब कोयला वोयला डालते हैं, तो उससे वो क्या रहता है, वो गर्म होता है, तो वो हमारी पोर्टेबल फोर्ज रहती है। वही बोल रहा है कि बनावट में 4 टांगों वाला स्टैंड होता है, जिस पर चौकोर या गोलाकार की सीट का बॉक्स लगा होता है। तो हैंड फोर्ज में हवा के लिए क्या आता है, हैंड ब्लोअर भी लगा होता है। अब दूसरी आ जाती है हमारी स्टेशनरी फोर्ज। अब स्टेशनरी फोर्ज क्या रहती है, क्या बोल रहा है, इस प्रकार की फोर्स केवल एक ही स्थान पर फिक्स रहती है, मतलब एक ही स्थान पर फिक्स रहती है, अर्थात इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, इसको आग की ईंटों, अग्निशॉ ईंटों और मिट्टी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फायर ब्रिक्स। अग्निशॉ ईंटों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर ब्रिक्स। और किससे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है। अग्निशय ईंटें, इनको क्या बोलते हैं, फायर ब्रिक्स या चाइना क्ले, चाइना क्ले भी बोलते हैं। अधिकतम 1740 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर लेती हैं। जो अग्निशय ईंटें रहती हैं कितना तापमान सहन कर सकती हैं, 1740 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपरी भाग पर हुड बना होता है, जिसके ऊपर क्या लगी होती है, चिमनी लगी होती है। हुड हुड बना होता है और हुड के ऊपर लगी होती है चिमनी। क्या बोला है, हुड का कार्य धुएं को एकत्रित करके चिमनी के द्वारा बाहर निकालना होता है। फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि हुड का कार्य क्या होता है, तो हुड का कार्य रहता है धुएं को एकत्रित करना और चिमनी के द्वारा बाहर निकालना। इस फोर्ज में हवा को एक ब्लोअर की सहायता से नोजल के द्वारा पास किया जाता है। मतलब इसमें जो फोर्ज रहती है उसमें हवा किसके द्वारा भेजी जाती है, ब्लोअर की सहायता से। हवा को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ एक बाल्ब भी लगा होता है, मतलब हवा को भी किस प्रेशर से भेजना है तो उसके लिए भी एक बाल्ब लगा होता है।
फोर्ज के पार्ट्स और जॉब को ठंडा करने के लिए इसके साथ पानी का टैंक भी लगा होता है। मतलब अब हमने जॉब को गर्म कर लिया तो उसको ठंडा करने के लिए क्या है, पानी का टैंक वगैरह भी लगा होता है। अब फोर्ज के भाग देख लेते हैं, फोर्ज में कौन कौन से भाग रहते हैं। तो पहला आ जाता है भट्टी। क्या बोल रहा है, यह फोर्ज का मुख्य भाग है जहाँ धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसे अग्निसा ईंटों और मिट्टी से बनाया जाता है। मतलब भट्टी में क्या रहता है, हमारे जॉब को गर्म किया जाता है। किससे बनाया जाता है, अग्निसा ईंटों और मिट्टी से बनाया जाता है। दूसरा आ जाता है नोजल या टूयर्स। अब नोजल या टूयर्स क्या रहते हैं, तो बोल रहा है नोजल या टूयर्स के द्वारा बहुत तेज गति से हवा भट्टी की ईंधन को जलाने के लिए भेजी जाती है। इन नोजल को उच्च तापमान के कारण जलने से बचाने के लिए किससे ढका जाता है, फायर क्ले से ढका जाता है। तो क्या रहता है, नोजल या टूयर्स के द्वारा क्या रहता है, बहुत तेज गति से हवा को हम अंदर भेजते हैं ईंधन को जलाने के लिए। इन नोजल को क्या रहता है, तो उच्च तापमान, अब भट्टी का तापमान उच्च रहता है तो उससे जलने से बचाने के लिए किससे ढक देते हैं, फायर क्ले से ढक देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आ जाता है पानी की टंकी। क्या बोला है, नोजल को हमेशा ठंडा रखने के लिए पानी की टंकी से जोड़ा जाता है। फिर क्या आ जाता है ब्लोअर। अब ब्लोअर क्या रहता है, बोल रहा है यह पंखा के समान एक उपकरण होता है जो फोर्ज में ईंधन को जलाने के लिए हवा भेजने का कार्य करता है। तो फोर्ज में जो ब्लोअर रहता है उसका काम क्या रहता है, फोर्ज में ईंधन को जलाने के लिए हवा भेजने का कार्य कौन करता है, ब्लोअर। यह हाथ व पावर दोनों से चलाए जाते हैं। किससे चलाए जाते हैं, हाथ से भी चला सकते हैं, पावर से भी चला सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक। ब्लोअर 3000 चक्कर प्रति मिनट आरपीएम की गति पर घूमते हैं। जो ब्लोअर रहती है उनकी कितनी आरपीएम क्या रहता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितने, तो 3000 चक्कर पर मिनट की गति पर घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एयर बाल्ब। अब एयर बाल्ब क्या रहता है, क्या बोला है, हवा का बाल्ब हवा की गति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हवा को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, एयर बाल्ब का। अब आ जाता है हुड व चिमनी। क्या बोला है, भट्टी से निकलने वाला धुआं कारीगर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए फोर्ज के ऊपर हुड जुड़ा होता है। हुड के ऊपर लगी चिमनी धुएं को बाहर फेंकती है। तो हुड व चिमनी का कार्य क्या रहता है फ्रेंड्स, अब भट्टी से अगर जो हमारा धुआं निकलेगा अगर वो फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा तो उससे क्या रहता है, हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या रहता है, हुड के ऊपर चिमनी लगी रहती है जो धुएं को बाहर फेंकती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टेशनरी फोर्ज के पार्ट्स। अब ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ईंधन। ईंधन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फोर्जिंग शॉप में प्राय निम्नलिखित ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब फोर्जिंग शॉप में कौन कौन सी ईंधन का यूज किया जाता है, मतलब हमारे जॉब को गर्म करने के लिए। तो ठोस ईंधन में कौन कौन से आ जाते हैं, लकड़ी का कोयला और पत्थर का कोयला। तरल ईंधन में क्या आ जाता है, तेल। और गैसीय ईंधन में आ जाती है हमारी प्राकृतिक गैस या उत्पादित गैस आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फोर्जिंग तापमान एवं रंग। यहाँ से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जो हमारा फोर्जिंग तापमान रहता है, तो जब हम तापमान पर किसी धातु को गर्म करते हैं तो उस पर कौन कौन से रंग आते हैं। तो किस रंग से हम पहचान सकते हैं कि धातु इस टेम्परेचर पर पहुंच चुकी। तो जो फोर्जिंग टेम्परेचर रहता है हमारा, वो हमारे रंग को बताता है कि किस तापमान पर धातु किस रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो फोर्जिंग तापमान एवं रंग वही बोला है। तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी धातु कैसी हो जाती है, श्वेत, श्वेत रंग की हो जाती है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसी रहती है, पीलापन लिए हुए सफेद, मतलब पीलापन रहता है और सफेद होती है। 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है चमकदार चेरी रंग। 800 पर कौन सा रहता है, हल्का चेरी रंग। और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाल हो जाती है हमारी। और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसा रंग रहता है धातु का, हल्का भूरा रहता है। तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा हाईएस्ट रहता है, इस पर क्या रहता है, धातु का रंग कैसा हो जाता है, श्वेत। तो फ्रेंड्स ये है तापमान, और तापमान पर मतलब पहुंचने पर धातु के रंग में क्या परिवर्तन होता है। तो ये रंग आपको याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इस्पात की फोर्जिंग, मतलब स्टील की फोर्जिंग। क्या बोल रहा है, यदि इस्पात के किसी टुकड़े को गर्म किया जाए तो वह मुलायम हो जाता है। अब फ्रेंड्स कोई भी धातु है अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो मुलायम हो जाएगी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ घट जाती है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी जो तनन क्षमता रहती है वो घट जाती है। साथ ही उसकी सुगठता, मतलब प्लास्टिसिटी और आघात वर्धनीयता, मतलब मेलिबिलिटी बढ़ जाती है। अब प्लास्टिसिटी का मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमने किसी धातु को गर्म किया है, अगर हम उस पर हैमर की चोट मारेंगे तो जैसे ही हम उस पर चोट मारेंगे तो मतलब वो अपना तुरंत आकार बदल लेगी। तो वही हमारा क्या रहता है, प्लास्टिसिटी। और आघात वर्धनीयता मतलब मेलिबिलिटी, मतलब हम उसको जिस जैसा भी चाहे वैसा फैला सकते हैं, क्या, गर्म करने के बाद। क्या बोला है, फोर्जिंग के लिए इस्पात को ऐसे तापक्रम पर गर्म करना चाहिए जिस पर उच्च सुगठता व प्लास्टिसिटी बनी रहे। मतलब वही बोल रहा है कि फोर्जिंग के लिए इस्पात को एक स्टैंडर्ड तापमान पर ही गर्म करना चाहिए जिस पर क्या रहता है, हमारी सुगठता और प्लास्टिसिटी बनी रहे। फोर्जिंग कार्यों के लिए उचित तापक्रम के लिए लोहे के रंग को देखकर तापक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, वही बात बोल रहा है कि फोर्जिंग के लिए क्या रहता है,
हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर देख लेना चाहिए और उसके लिए धातु के रंग भी देख लेना चाहिए, तो उसके अनुसार ही हम तापक्रम का अनुमान लगाया जाता है। 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करने पर इस्पात जलने लगता है। मतलब 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही हम ऊपर के टेम्परेचर पर जाएंगे हमारा जो इस्पात रहेगा वो जलने लग जाता है। तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है फोर्जिंग शॉप में प्रयोग होने वाले टूल्स। अब फोर्जिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स प्रयोग होते हैं, तो पहला आ जाता है शॉवल बेलचा। क्या बोल रहा है, इसका प्रयोग फोर्ज में कोयले को डालने और राख को निकालने के लिए किया जाता है। मतलब फोर्ज में कोयले को डालने और राख को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, शॉवल बेलचे का यूज करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ये हमारे शॉवल बेलचे का डायग्राम है। इसको क्या करते हैं, फोर्ज में कोयले को डालना और राख को निकालना होता है तो किसका यूज करते हैं, शॉवल बेलचा का। दूसरा आ जाता है रैक। अब रैक क्या रहता है, क्या बोल रहा है, इसका आगे का भाग आयताकार और मुड़ा हुआ होता है। आगे का भाग कैसा रहता है, आयताकार रहता है और मुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग जॉब पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए किया जाता है। जॉब पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए किसका यूज करते हैं, रैक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पोकर। अब पोकर क्या रहता है, बोल रहा है यह गोल रॉड होती है जिसका एक सिरा नुकीला होता है। फोर्ज में इसका प्रयोग कोयले से राख गिराने के लिए, हवा का रास्ता साफ करने के लिए और जॉब की पोजीशन चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पोकर हमारा कुछ नहीं रहता है, जो हमारा कोयला रहता है उससे क्या रहता है, राख गिराना। मतलब कोयला जो ऐसे कोयले पे जो भी मतलब हमारा परत जम जाती है तो उसकी राख गिराने के लिए, हवा का रास्ता साफ करने के लिए मतलब हवा को अंदर जाने देने के लिए, और जॉब की पोजीशन वगैरह चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, पोकर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आता है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या रहता है, बोल रहा है इसका प्रयोग ताप को एक स्थान में रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि आग का बाहरी रिंग गीला रखना चाहिए जिससे भट्टी के भीतरी भाग में हीट को एकत्रित किया जा सके। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्प्रिंकलर रहता है इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स जैसे हमारी फोर्ज है, अब उसके मान लीजिए ऊपर से उसकी लौ निकल रही है तो वहां पर क्या करते हैं, स्प्रिंकलर लगा देते हैं। तो स्प्रिंकलर पर क्या रहते हैं, पानी की छींटे या पानी की छींटे डालते रहते हैं, तो उससे क्या रहता है, जो तापमान रहता है वो भट्टी के अंदर ही रहता है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्प्रिंकलर का। ये है हमारा स्प्रिंकलर। तो इसका आशा करता हूँ स्प्रिंकलर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है संडासी टोंग्स। अब टोंग्स हमारी क्या रहती है, तो क्या बोल रहा है, टोंग्स फ्रेंड्स आप सभी ने अधिकतर देखी होंगी, हमारे घरों में भी टोंग्स का यूज किया जाता है। तो क्या बोला है, किसी भी प्रकार की फोर्जिंग कार्य क्रिया करते समय गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी फोर्जिंग कार्य क्रिया करते समय गर्म जॉब को पकड़ने के लिए हम टोंग का यूज करते हैं। टोंग्स प्राय माइल्ड स्टील की बनी होती है। टोंग्स किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं। फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली संदासियों की कुल लंबाई 400 से 500 mm होती है तथा जबड़ों की लंबाई 60 mm से 160 mm होती है। मतलब जो फोर्जिंग शॉप में हम टोंग्स यूज करते हैं उनकी लंबाई कितनी रहती है, 400 mm से 500 mm, और जबड़ों की लंबाई रहती है 60 mm से 160 mm। टोंग्स के निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं, हैंडल, रिबिट, बिट। जो हमारी टोंग्स रहती है उसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं, कौन कौन से, हैंडल, रिबिट, बिट। तो अब आ जाते हैं टोंग्स के प्रकार में। पहला आ जाता है हमारा फ्लैट टोंग। अब फ्लैट टोंग क्या रहती है, बोल रहा है फ्लैट टोंग दो प्रकार की होती है, एक खुले मुंह वाली और दूसरी बंद मुंह वाली होती है। खुले मुंह वाली टोंग बड़े जॉब को पकड़ने के लिए और बंद मुंह वाली टोंग छोटे जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। फ्लैट टोंग के द्वारा चपटी फ्लैट पकड़ी जाती है। ये हमारे किसको डायग्राम को दर्शा रहा है, ये हमारे फ्लैट टोंग के डायग्राम को दर्शा रहा है। तो फ्लैट टोंग के द्वारा कौन सी टोंग पकड़ी जाती है, चपटी प्लेट। जो चपटी प्लेट रहती है वो हमारी फ्लैट टोंग के द्वारा पकड़ी जाती है। अब सेकंड आ जाती है हमारी साइड टोंग। साइड टोंग क्या रहती है, इसका प्रयोग फ्लैट जॉब को साइड से पकड़ने के लिए किया जाता है। जो हमारा फ्लैट जॉब रहता है उसको साइड से पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे हम, साइड टोंग का यूज करेंगे। थर्ड आ जाती है हमारी गोल संदासी। क्या बोला है, इसका प्रयोग गोल वर्कपीस को लंबवत ऊर्ध्वाधर पकड़ने के लिए किया जाता है। अब कोई गोल वर्कपीस है उसको ऊर्ध्वाधर लंबवत पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, गोल संदासी का यूज करेंगे। तो ये हमारे राउंड टोंग्स का यूज डायग्राम दिख रहा है होगा आपको। तो ये हो गई हमारी गोल संदासी। अब क्या बोल रहा है, हॉलो टोंग। इस टोंग का प्रयोग गोल, षष्ठभुज या अष्टभुज आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। जो हॉलो टोंग रहती है उसका प्रयोग किसको पकड़ने के लिए, गोल, षष्ठभुज या अष्टभुज आकार के जॉब को पकड़ने के लिए हॉलो टोंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है स्क्वायर टोंग। क्या बोला है, इसका प्रयोग वर्गाकार जॉब को पकड़ने के लिए, वर्गाकार जॉब को पकड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, स्क्वायर टोंग का। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्वायर टोंग का। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पिकअप टोंग। क्या बोल रहा है, इस टोंग का प्रयोग छोटे छोटे जॉब पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे रिवेट और छोटे साइज की गोल छड़े आदि। मतलब छोटे छोटे जॉब पकड़ने के लिए जैसे रिवेट हुआ या छोटे साइज की छड़े वगैरह है उसके लिए किसका यूज करते हैं, पिकअप टोंग का। तो ये डायग्राम किसको दिखा रहा है आपको,
पिकअप टोंग का हमें डायग्राम दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एंगल आयरन टोंग। अब एंगल आयरन टोंग क्या रहता है, बोल रहा है इस टोंग का प्रयोग एंगल आयरन को पकड़ने के लिए किया जाता है। एंगल आयरन को पकड़ने के लिए किस टोंग का यूज किया जाता है, एंगल आयरन टोंग का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्जिंग के नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब आ जाता है एनविल। अब एनविल क्या रहती है फ्रेंड्स, तो बोल रहा है फोर्जिंग करते समय भारी चोटों को सहने के लिए जिस सुदृढ़ ठोस आधार का प्रयोग करते हैं उसे एनविल कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स एनविल कुछ नहीं रहता है हमारा। एनविल क्या रहता है फ्रेंड्स, जब हम फोर्जिंग करते हैं, जैसे हमने कोई जॉब गर्म किया, अब उसको फ्रेंड गर्म जॉब पर हम हैमरिंग वगैरह या मतलब हैमर से चोट मारेंगे, तो उसको किस पर ले जाएंगे, एनविल पर। एनविल पर रख कर ही हम हैमर से चोट मारते हैं। अभी आपको मैं एनविल का डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो क्या बोल रहा है, एनविल की बॉडी माइल्ड स्टील की बनी होती है तथा इसके फेस पर हाई कार्बन स्टील की प्लेट को लगाकर वेल्डिंग करके हार्डवेयर टेम्पर कर दिया जाता है। एनविल किसका बना होता है, एनविल कास्ट स्टील ढलवा इस्पात का भी बना होता है, माइल्ड स्टील का भी बना होता है, ढलवा इस्पात का भी बना होता है। इस प्रकार एनविल हथौड़ी की चोट को आसानी से सहन कर लेता है। एनविल को प्राय स्टैंड पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारा एनविल रहता है उसको किस पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है, एनविल पर रखकर प्रयोग में, सॉरी स्टैंड पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है। एनविल का भार 80 से 300 केजी तक होता है। जो हमारा एनविल रहता है उसका भार कितना रहता है, 80 से 300 केजी तक होता है। एनविल का साइज इसके वर्किंग फेस की चौड़ाई से लिया जाता है। जो हमारा एनविल रहता है उसका साइज किससे लिया जाता है, वर्किंग फेस की चौड़ाई से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा एनविल है, और आशा करता हूँ आप सभी की वर्कशॉप में भी एनविल होगा, तो आप वहां पर भी एनविल को देख सकते हैं। तो ये रहता है इसका क्या, कटिंग स्पेस या कटिंग ब्लॉक। ये रहता है इसका बीक हॉर्न। ये रहता है हमारा हार्डी होल। ये हमारा रहता है राउंड होल। हार्डी होल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर होल भी बोलते हैं, और ये जो राउंड होल है इसको पंच होल भी बोलते हैं। ये पीछे का भाग रहता है इसका टेल, और ये यहाँ ये जो दिखा रहा है ये इसका भाग रहता है पूरा बॉडी। ये यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखा रहा है, ये बॉडी दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब हम एनिमल के भाग को पढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है बॉडी। क्या बोल रहा है, यह एनिमल का मुख्य भाग होता है जिसके साथ इसके दूसरे भाग होते हैं। जो बॉडी रहता है ये उसका मुख्य भाग होता है जिसके साथ हमारे दूसरे भाग रहते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, फेस। अब फेस क्या रहता है, बोल रहा है यह एनिमल का ऊपरी भाग होता है जो कि समतल होता है। प्रायः जॉब को इस पर रखकर हथौड़ी की चोट लगाई जाती है। एनविल के सभी कार्य इसी पर किए जाते हैं। एनविल की मोटाई 20 से 25 होती है। तो फ्रेंड्स ये जो फेस है, ये जो फेस दिख रहा है इसी पर हम क्या करते हैं, जॉब को रखकर हैमर की चोट वगैरह मारकर उसको जिस आकार में लाना चाहते हैं उस आकार में लाते हैं। तो ये हमारे किसको, फेस को दर्शा रहा है। और एनविल की जो फेस रहता है उसकी मोटाई कितनी रहती है, सॉरी एनविल की मोटाई 20 से 25 होती है। थर्ड आ जाता है बीक ऑब्लिक हॉर्न। इसका आकार गाय के सींग जैसा होता है। इस पर गोल जॉब बनाए जाते हैं, जैसे रिंग बनाना, मोड़ना, गोलाई करना आदि। तो जो बीक दिखा रहा है आपको ये क्या रहता है, इसका आकार गाय के सींग जैसा रहता है। इस पर गोल आकार के जॉब बनाए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा कटिंग ब्लॉक, कटिंग स्पेस। क्या बोल रहा है, यह फेस और बीक के बीच वाली छोटी चौरस सतह है जिस पर गर्म या ठंडी धातु को छेनी द्वारा काटा जाता है। इसे चिपिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो कटिंग ब्लॉक या चिपिंग ब्लॉक आप देख लीजिए। ये क्या बोल रहा है, यह और बीक फेस और बीक के बीच वाली छोटी चौरस सतह है जिस पर छेनी द्वारा गर्म या ठंडी धातु को किसके द्वारा काटा जाता है, छेनी द्वारा काटा जाता है। इसलिए इसको कटिंग स्पेस या चिपिंग ब्लॉक भी बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी चिपिंग कटिंग ब्लॉक के बाद आ गया राउंड होल। राउंड होल आपने अभी देख लिया होगा। क्या बोल रहा है, यह आर पार छिद्र होता है। इसका प्रयोग छोटे व्यास की छड़ों को मोड़ने, पंचिंग या ड्रिफ्टिंग आदि फोर्जिंग कार्यक्रियाएं करने के लिए किया जाता है। मतलब जो राउंड होल रहता है उसमें क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है। इसका प्रयोग छोटे व्यास की छड़ों को मोड़ना वगैरह है, या पंचिंग या ड्रिफ्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए राउंड होल या पंच होल का यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हार्डी होल। अब हार्डी होल क्या रहता है, स्क्वायर होल। यह वर्गाकार छिद्र होता है जिसमें फोर्जिंग टूल की वर्गाकार सैंकों को स्थिर रखने के लिए काम में लाया जाता है, जैसे हार्डी, सोएज तथा फुलर टूल इत्यादि। तो फ्रेंड जो हार्डी है, सोएज है, फुलर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है टेल। यह बीक के विपरीत सिरे पर बनी होती है। इसके पर जॉब को रखकर समकोण में मोड़ा जाता है। जो टेल रहती है उसका यूज कहाँ करते हैं, जॉब को रखकर समकोण में मोड़ने के लिए टेल का यूज करते हैं। अब आ जाता है एनविल स्टैंड। क्या बोला है, यह लकड़ी अथवा ढलवा लोहे का ब्लॉक होता है। जो एनविल स्टैंड रहता है वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का या लकड़ी का बना होता है। अब आ जाता है स्विच ब्लॉक। अब स्विच ब्लॉक क्या रहता है, बोल रहा है स्विच ब्लॉक मेलीवल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। सबसे पहले तो इसकी धातु याद रखना है, किससे बनाया जाता है, मेलीवल कास्ट आयरन से। इस पर भिन्न भिन्न साइज के गोल, चौकोर और आयताकार सुराख और एल आकार के स्लॉट बने होते हैं जिससे इस पर विभिन्न प्रकार की फोर्जिंग प्रक्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। इस पर क्या रहता है,
गोल, चौकोर, आयताकार सुराख और एल आकार के स्लॉट वगैरह बने होते हैं, जिससे क्या रहता है, इस पर विभिन्न प्रकार की फोर्जिंग कार्यक्रियाएं की जा सकती हैं। इस पर हार्डई और फुल्लर की सेंक भी पकड़ी जाती है। किस किस की सेंक पकड़ी जाती है? हार्डई हुआ, फुल्लर की सेंक भी पकड़ी जाती है। हार्डई और फुल्लर अभी फ्रेंड्स हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसकी चारों साइडों पर भी कई डिजाइन में अर्धवृत्ताकार, अर्ध षष्ठभुजाकार और भी आकार के ग्रुप बने होते हैं। स्विच ब्लॉक के साइड में बने विभिन्न आकार के खांचों का प्रयोग शेपिंग, आकारीकरण एवं फिनिशकरण परिष्करण हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारे स्विच ब्लॉक का डायग्राम है। तो इसमें देख रहा होगा हमारे राउंड सर्कल भी हैं, आयताकार भी हैं, षष्ठभुजाकार भी हैं, मतलब कई प्रकार के सर्कल वगैरह बने रहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मतलब शेपिंग, आकारीकरण, फिनिशिंग वगैरह करने के लिए, या हमारी कोई भी धातु है उसको मोड़ना वगैरह है, या हार्ड है या फुल्लर की सेंक वगैरह पकड़ना है, तो किसका यूज करते हैं? हम स्विच ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर भी देख सकते हैं। ये हमारा स्विच ब्लॉक का प्रैक्टिकली, मतलब आपके लिए प्रैक्टिकली दिखाया गया है। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, इसको आप अपनी आईटीआई में भी आपने देखा होगा। तो ये हमारे स्विच ब्लॉक के डायग्राम को दर्शाता है। या तो आप इसमें देख लीजिए या इसमें देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा राउंड होल है, ये स्क्वायर होल है, ये मतलब षष्ठभुजाकार ऐसा वगैरह बना रहता है। इस पर ही हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं। जैसी हमारी धातु रहती है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर ऑपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फोर्जिंग की क्लास 1। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको क्लास 1 में फ्रेंड्स मैंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।